मैं शुरू से ही मैं चाहता था कि डॉक्टर बनूं। डॉक्टर एक से जॉब ऐसा होता है कि जो लोगों के दुख को दूर करता है, लोक कल्याण, दूसरों के दुख को दूर करता है, दूसरे के आंसू पोंछता है जी और उसका दुख अपना स्वयं ले लेता है। जी बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो इलाज करते दूसरा का बीमारी दूर करते करते अपने को बीमारी लग जाती है। जी जी। हाय, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय सांसद, फर्रुखाबाद से 2 टर्म के एमपी श्री मुकेश राजपूत जी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आइए सर। सर वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आपका स्वागत करता है। आज आपसे बात करेंगे आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपके दिए हुए समय के लिए पूरी टीम लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन का आपको धन्यवाद करती है। तो सर, आपकी पॉलिटिकल जर्नी पे बात करने जा रहे हैं, आपके राजनीतिक सफ़र पे बात करने जा रहे हैं, आपकी संघर्ष की कहानी आपसे सुनने जा रहे हैं। तो सर, कोई भी सफ़र शुरू होता है तो बचपन से शुरू होता है। तो सर, आपके बचपन के बारे में जानेंगे। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमसे हमारी राजनीति के बारे में जानने का प्रयास किया है। जी मेरे परिवार का राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। जी 100% हमारे पिता किसान हैं, जी बाबा किसान है, चाचा किसान है, भाई किसान है। जी बाद में हमारे पिताजी सराफे की एक दुकान, बाज़ार में आए, फर्रुखाबाद आए गांव से, जी और उन्होंने सराफे की दुकान की। साथ में अपना आलू का व्यापार भी करते थे। जी तो आड़त किया, आड़त से फिर कोल्ड में डाल लेते, कोल्ड से वो बिजनेस भी किया। जी मैं छोटा था तो दुकान पे खाना लेके जाता था जी और दुकान पर मैं बैठता था तो क्षेत्र के लोग आते थे। स्वाभाविक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे। जी और छोटा था तो पुलिस का अत्याचार या तहसील के कर्मचारियों का या जो लोगों के साथ शोषण का, उत्पीड़न का जो काम होता था, वो लोग अपनी गाथा बताते थे। वो सुन के आत्मा दुखी होती थी। दूसरा, मैं शुरू से ही मैं चाहता था कि डॉक्टर बनूं। डॉक्टर एक से जॉब ऐसा होता है कि जो लोगों के दुख को दूर करता है, लोक कल्याण, दूसरों के दुख को दूर करता है, दूसरे के आंसू पोंछता है जी और उसका दुख अपना स्वयं ले लेता है। जी बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो इलाज करते, दूसरा का बीमारी दूर करते करते अपने को बीमारी लग जाती है, जी जी लेकिन वो दूसरे के चेहरे पे खुशहाली देखते हैं। जी मेरा भी भाव था कि कम से कम मुझे भी डॉक्टर बनेंगे तो लोगों की अच्छी ढंग से सेवा करूंगा जी और सेवा करने के बाद में मैं पूरा समय दूंगा। नौकरी करने के लिए नहीं डॉक्टर बनूंगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनूंगा। जन सेवा करने के लिए, लोगों का दर्द दूर करने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों की बीमारी दूर करने के लिए जी मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं 2-3 बार मैंने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया। मैं इंटर करने के बाद एक बार मैं CPMT के एग्ज़ाम में बैठा, जी एक बार जब BSc कर रहा था, सेकेंड ईयर थी, तब मैं बैठा, जी लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। CPMT का परीक्षा पास नहीं कर पाया जी और कंपाउंडर बनना नहीं चाहता था, जी लेकिन डॉक्टर बन नहीं पाया। जी तो मैंने सोचा कि एक राजनीति भी एक ऐसा जॉब है, जी इससे भी लोगों की समस्याएं, जो मेरे मन में भाव था कि लोगों की समस्या दूर करूंगा, लोगों की बीमारी दूर करूंगा, लोगों के आंसू पोंछूंगा, लोगों का दर्द दूर करूंगा। जी दूसरा एक जॉब ये भी है, इससे भी लोगों, कोई पुलिस से सताया हुआ आता है, कोई लेखपाल से सताया हुआ आता है, कोई तहसीलदार से सताया हुआ आता है, तो उनसे सताया हुआ आता तो उनका भी कभी कोई बहुत अच्छे खासे आदमी की कोई अधिकारी इंसल्ट कर देता है। जी जी गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं,
रईस को तो सब सल्यूट कर लेते हैं, जी नेताओं को सब सल्यूट कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। और विशेष करके हमारे फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इन जनपदों में जी पुलिस का जो अधिकारियों का बिहेवियर है वो गांव के प्रति लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था। जी लोग थाने से, चौकी से या पुलिस की वर्दी से इतने उस समय भौकाल में रहते थे, गांव में एक खाकी वर्दी आ जाए तो पूरा गांव भाग जाता था। पता नहीं क्या हो गया, क्या अपराध हो गया हमसे, या गांव में क्या गलत हो गया, किसने क्या कर दिया जो पुलिस आ गई। ये पहले दहशत थी। तो लोगों का आर्थिक भी शोषण होता था, मानसिक भी शोषण होता था। तो मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से जी कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लोगों के आंसू पोंछे जा सकते हैं, लोगों का दर्द दूर किया जा सकता है और लोगों की सेवा भी की जा सकती है। राजनीति का माध्यम से ये भी हो सकता है। जी लेकिन बात तो आई कि राजनीति एकदम कैसे राजनीति में आया जाए। बिल्कुल तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ साक्षी महाराज उस समय सांसद थे, जी उर्मिला राजपूत भी विधायक थी। जी समाज से देखा जाए तो लगता था मुझे कि समाज की दृष्टिकोण से पर्याप्त कोई ब्लॉक प्रमुख भी है, तो कोई विधायक भी है, कोई सांसद भी है, कोई राज्यसभा में भी है। समाज के हर क्षेत्र में लोग थे। जी मनी कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जी तो मुझे लगा कि राजनीति में आना तो संभव है नहीं, क्योंकि यदि कोई गांव का आदमी जो राजनीतिक जिसकी बैकग्राउंड ना हो, वो एकदम टिकट कैसे मांगेगा। टिकट मांगेगा तो लोग जगह सही करेंगे, बोले होता ही कुछ नहीं है साहब, ये टिकट मांग रहे हैं। तो मन में आया कि शॉर्टकट से राजनीति में जाया जाए, उससे लोगों की सेवा करेंगे और फिर लोग देखेंगे, उसके बाद में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं जिला पंचायत सदस्य का मैंने चुनाव लड़ा। जी मनी कल्याण सिंह जी के आशीर्वाद से मनी कल्याण सिंह जी ने मुझे टिकट दी। जी मैं 2000 में जिला पंचायत सदस्य बना और उसके बाद में मैं अध्यक्ष बना। जी अध्यक्ष बनने के बाद में मुझे ये नहीं मालूम था कि जिला पंचायत अध्यक्ष में इतने पावर भी होते हैं, विकास भी करा सकता है, प्रशासनिक 32 विभागों का चेयरमैन भी होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये जानकारी उस समय नहीं थी जब मैं चेयरमैन बना। लेकिन जब चेयरमैन बन गया, जिला परिषद का अध्यक्ष बन गया, तो उसके बाद में जो मैंने काम किया और जो मैंने देखा, तो वाकई में उससे लोगों की समस्याएं हुई, लोगों के क्षेत्र का विकास है, जहाँ कीचड़ भरा है, जहाँ विद्यालय नहीं खुले विद्यालय खुलवाए, जहाँ जानवरों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुआ तालाब खुदवाए या तालाबों का जीर्णोद्धार कराया, जहाँ पगडंडी भी नहीं है उस गांव में सड़कें बनवाई, जहाँ पर परिषदीय विद्यालय नहीं है, जूनियर हाई स्कूल नहीं, बहुत दूर ग्रामीण अंचल है, तराई क्षेत्र का अंचल है, बदमाश है, दूर भेज नहीं सकते बेटियों को, तो वहाँ पर विद्यालय भी काफ़ी खुलवाए। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं हमारे साथ काम में आई और मनी कल्याण सिंह जी ने मुझे फिर लोकसभा की विधानसभा की टिकट दी। विधानसभा में मैं नहीं जीत पाया, फिर बाबूजी ने 2004 में मुझे लोकसभा की टिकट दी और मैं उस समय चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैंने कहा, लेकिन बाबूजी ने कहा नहीं तुम्हें लड़ना है। और मैं 2000 लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो साक्षी महाराज टिकट जो राज्यसभा के सांसद थे, जो पहले वहाँ 2 बार सांसद रह चुके थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जी, तो वो निर्दलीय लड़ गए, तो वहाँ मैं हार गया, क्योंकि वो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद थे और 2 बार सांसद रह चुके थे। तो इस वजह से 42,000 वोट वो काट ले गए और मैं 30,000 वोट से लगभग चुनाव हार गया। हम और साक्षी जी महाराज दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, तो समाज का वोट कट गया। दूसरा, समाज का जो परसेंटेज होता था, जो हमारे समाज के लोग वोट परसेंटेज 60% से लेके 80% 85% पोल करते थे, वो 40 से लेके और 50-55 तक रह गया। तो उस वजह से परसेंटेज भी गिर गई जी। और दूसरा वो वोट भी काट ले गए। तो इस वजह से 42,000 वोट समाज का ही कटा, तो 30,000 से चुनाव हार गए। दूसरा, अन्य समाज के लोगों ने कहा कि एक समाज से 2-2 लोग हैं, तो पार्टी का वोट ने कहा कि हम अपनी बिरादरी में जाए, पार्टी नहीं जीत रही तो लोग बिरादरी में चले गए। खैर सांसद नहीं बना, कोई बात नहीं। 2014 में मनी कल्याण सिंह जी ने फिर हम लोगों को टिकट दिलवा दी और उस समय में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव
कि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। और फिर तो ये था कि चारों तरफ से, पहले हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव लोग जीते वो कोई 50,000 से, 25,000 से, 15,000 से, 5,000 से, लेकिन मैं टिकट मिली थी तभी मैं सोच रहा था कि 1 लाख 1.5 लाख वोट से कम मैं जीतूंगा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस वजह से एक हमारी विधानसभा अलीगंज पड़ती है और रामेश्वर सिंह ने पूरा डंप कर लिया वो सपा की पूरा अपने ताकत बरसे, तो वहाँ उन्हें 1,27,000 वोट मिला। और बाकी अन्य विधानसभाओं में, चारों विधानसभाओं में उन्हें 1 लाख भी वोट नहीं मिला। फिर भी मैं 1.5 लाख से वोट जीत गया। एक विधानसभा में मैं 70,000 से आ रहा, यदि उसमें 70,000 न पूरे भी हो जाते तब भी मैं करीब 2-2.25 से जीत जाता, लेकिन 1,51,000 से वो चुनाव जीता। दूसरी बार अभी जब गठबंधन हो गया सपा बसपा का 2019 में, तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो लगा कि सपा और बसपा फर्स्ट और सेकंड पे आती थी, अब दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार थी जी। तो इसमें जो दोनों सरकारों ने हमारा काम किया उसका भी एटमॉस्फेयर था, और दूसरा उसमें भी हम लोग चुनाव लड़े। अन्य जगह लोगों का वोट का परसेंटेज डाउन हुआ, लेकिन हमारे यहाँ की जनता ने हमें 2,51,000 से जिताया। 1 लाख वोट हमारा बढ़ा। और मुझे इस बार विश्वास है कि इस बार चुनाव होता है लोकसभा का जी। तो करीब 4 लाख और 5 लाख के एवं में चुनाव में जीतूंगा। अधिकतम 5 लाख, कम से कम तो 4 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख फिर वोट बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा सिर्फ राजनीति में आना, राजनीति में सिर्फ सम्मान से, स्वाभिमान से जीना, लोगों की सेवा करना, लोगों के दुख दूर करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, दूसरों के सामने समस्या बनना नहीं जी। दूसरों की समस्याओं का समाधान करना मुख्य हमारा राजनीति में आने का वो था। और मेरा आज तक जो जिस उद्देश्य में लेके चला हूँ, आज भी हमारे यहाँ सुबह से लेके शाम तक कम से कम 500 आदमी, 1000 आदमी जो कहीं जिसे न्याय नहीं मिलता उन्हें हमारे यहाँ आज भी न्याय मिलता है। और लोग बड़े विश्वास से आते, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी धर्मों के, सभी मजहबों के, सभी पार्टियों के लोग आते और मैं उनके साथ न्याय करने, अराजक तत्वों का साथ नहीं देता हूँ, गुंडों, माफियों, बवालियों का मैं साथ नहीं देता हूँ, भले आदमी की मदद करता हूँ। जो भी है किसी तरह से कष्ट हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, लेखपाल कानून को से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, जनपद के विकास से संबंधित हो, या अन्य किसी मान सम्मान स्वाभिमान से संबंधित हो, हर क्षेत्र में मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ और लोगों को सुबह से लेकर शाम तक खुशी देने का काम करता हूँ। और यही सोचता हूँ दूसरों को जितनी खुशी हम देंगे, जितना लोगों के आंसू पोंछूंगा, जितना लोगों की समस्याओं का समाधान करूँगा, तो वो हमें वोट जरूर नहीं देंगे लेकिन आशीर्वाद जरूर देंगे। और यही है कि मुझे मेरे साथ क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहता है। और पार्टी के हमारे 2 बड़े लीडर जिनके नेतृत्व में पार्टी के मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के समय मोदी जी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली, सब सर्वमान और सबसे प्रभावशाली लीडर हैं हमारे। और हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में जिसकी लोग प्रशंसा करते हो, जिसे लोग अपने लीडर के रूप में देखना चाहते हो, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, और ये देश के लिए भी गर्व की बात है। लोग माने ना माने, लोग विपक्ष के लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन हम, हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व है, इसलिए हम सब लोग सुरक्षित हैं और पूरा देश आगे बढ़ रहा है और विकास भी निरंतर कर रहा है। जो विश्व में मैं महसूस करता था हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी खराब थी जी। और 2014 में भी मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं सोचता था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान तो जैसे गुजरात में अच्छी सरकार चलाई और विश्व में, विश्व नीति में कितनी क्या सफल होंगे कि नहीं, ये मन में वो रहता था। लेकिन मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को कोई कल्पना ना कर सकता है, वो काम करने की क्षमता है। मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं उनकी ईश्वर शक्ति है। और जिस समय जितने वो, पहले मैं ये अपने को सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ,
मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जितना काम करते हैं, जो राष्ट्रहित हो, चाहे जनहित हो, चाहे विकासित हो, चाहे देश के गौरव के लिए हो, राष्ट्र का सम्मान विश्व में बढ़ाने के लिए हो, 24 घंटे में 20 घंटे निरंतर बिना छुट्टी लिए काम करते हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो चाहता हूँ जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें सब में ऐसे योग्य लीडर होने चाहिए, तो और अच्छा रहेगा। सर, अब आपने अभी बताया कि आप काफ़ी गरीब स्तर से आपके पिताजी आलू का व्यापार करते थे, या इतना राजनीतिक परिवार से पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी। तो सर, जब राजनीति में आप आए तो सर परिवार की क्या राय थी? क्योंकि राजनीति में धन की आवश्यकता होती है, लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो सर उस टाइम पे परिवार ने क्या कहा कि हम पे धन नहीं है तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए? परिवार की क्या राय थी आपके राजनीतिक जीवन के ऊपर? देखिए, मैंने जब से राजनीति में आया, मेरे पास धन की कहीं पर भी कोई समस्या आई नहीं। पहले मुझे कहीं धन खर्च करना ही नहीं पड़ा। जिला पंचायत सदस्य में लड़ा था, उसमें 10-15 हज़ार रुपये में ही चुनाव जीत गया। नामांकन कराया और पानी बरसता रहा, कम से कम 4-5 दिन पानी बरसा, लोगों के हाथ जोड़ते रहे। लोगों ने जिनने पोस्टर लगाए थे वो बह गए, बाल पेट नहीं कराई बह गए, हाथ जोड़ आया, बस चुनाव 150-200 वोट से चुनाव जीत गया। और फिर वहाँ के बाद में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, 25 लोग बोर्ड में थे, 25 में 13 वोट मिल गए, अध्यक्ष बन गया। तो पैसे का वहाँ कहीं जो 8-10 हज़ार रुपए की राजनीति नहीं पड़ी, धन की कोई आवश्यकता घर के ऊपर या घर वालों से या रिश्तेदारों से कोई पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर कहते हैं सर, चुनाव लड़ने के लिए धन की बहुत ज़रूरत होती है। पर अदर दल हैं तो उनका चुनाव का टिकट भी बताते हैं पैसों से आता है। तो सर आपको चुनाव में बिल्कुल पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ी? मुझे जब कहीं पैसे की आवश्यकता होती है तो पार्टी से पैसा मिल जाता है बराबर। पिछली बार भी, पहली बार चुनाव 2014-2004 में चुनाव लड़ा था तो पार्टी ने पैसा दिया था। 2014 में चुनाव लड़ा तो पार्टी ने पैसा दिया। 2019 में लड़ा तो पार्टी से दिया। फिर थोड़ा बहुत लोग सहयोग और कर जाते हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, समाज के लोग हैं, अन्य समाज सेवी लोग हैं। कहीं हमारे कोई चेयरमैन कहीं सहयोग कर देता है पार्टी को, साहब ये तो विधानसभा का चुनाव मैं खर्चा उठाऊंगा, लोगों के सहयोग से। समाज के लोग कहते हैं ये खर्चा मैं इस कार्यालय को उठा लूँगा, तो कोई कहता इतना झंडा मैं दे दे, कहीं पार्टी से मिल जाता। तो ऐसे करके सबके सहयोग से हो जाता है। सर, आपकी अपनी विचारधारा क्या है? राजनीति को आप डिफाइन करें तो राजनीति की सही परिभाषा क्या है आपके निजी जीवन में? देखिए, मेरा अपना मानना है कि राजनीति में लोगों को देश सेवा के लिए माननीय नरेंद्र मोदी से लोगों को सीखना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना स्वार्थ भाव से वो देश की, समाज की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह हम सब लोगों को, नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। हमें कहीं ये नहीं है कि हम राजनीति में आएंगे तो हम अपने घर परिवार को लाएंगे राजनीति में। हमें राजनीति में आके किसी के सामने समस्या नहीं बननी है जी। हमें देश के सामने समस्या नहीं बननी है, हमें प्रशासन के सामने समस्या नहीं बननी है, मुझे किसी की सामने समस्या नहीं बननी है। हमें समस्याओं का समाधान करना है। किसी क्षेत्र की समस्या है उसका हमें सलूशन निकाल के समाधान करना है। ये जो भी राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए। और जनहित से बड़ा कोई काम नहीं होता, जनहित के काम करते रहिए और आप राजनीति में आ सकते हैं। बहुत से लोग अपने हित में आते हैं, परिवार के हित में आते हैं तो वो खिलाफ हो जाते हैं। लोग अपने निजी हित में बहुत से लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग वो ही खिलाफ हो जाते हैं। लोग राजनीति में आने के बाद लोगों के सामने समस्या बन जाते हैं। वो समस्या बनने के बाद एक बार तो समस्या बन सकते हो, दूसरी बार 5 साल बाद फिर चुनोगे। जनता तुम समस्या बनोगी, जनता दोबारा क्यों चुनेगी तुम्हें? जनता उन्हें चुनना चाहती है जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, लोगों के सुख दुख में आ सके, जो उनके बारे में सोच सके। आप सुनिए, देखिए माननीय नरेंद्र मोदी, देश में आज़ादी हुए कांग्रेस ने करीब 55-56 साल सरकार चलाई। उन्होंने कभी भी गरीब माँ के लिए, बहनों के लिए क्या रसोई की, गैस रसोई की व्यवस्था की? क्या उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की? क्या? ऐसे बहुत से लोग थे
जिनके पास शौचालय नहीं थे, बहुत सी बहनें शाम होने का इंतजार करती थी, क्या उन्होंने चिंता की? क्या काम बहुत छोटा सा है, लेकिन उसका मायने कितना बड़ा। जी रसोई वो नहीं ले सकती थी, गैस सिलेंडर नहीं ले सकती थी, कनेक्शन नहीं ले सकते थे, कनेक्शन लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए उन्हें पैसा नहीं था। आज वो ले लिया है तो गैस बना तो सकती है, जी एक कनेक्शन कराने के लिए 5,000 चाहिए, फिर सिलेंडर लेने के लिए 2 सिलेंडर लेने के लिए पैसा चाहिए, फिर चूल्हे के लिए वो 10-15 हज़ार नहीं कर पाती थी, नहीं ले पाती। लेकिन उन्होंने निःशुल्क मुफ्त दिए कि कम से कम उनके आँख से आंसू बहना बंद हो। जी आप देख रहे होंगे आज कोविड पीरियड में उन्होंने 2 साल से 80 करोड़, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया। जी ये है क्या कि कोविड में यदि माननीय मोदी जी ना संभाले होते, जो लोग बीमारी से कम मरते, लेकिन भूखे कितने लोग मरते। जी 1920 में जब इसी तरह से पहले एक बीमारी हुई थी हिंदुस्तान में, तो लोग, मैंने पढ़ा था उस समय लोग बीमारी से कम मरे थे, भूख से ज़्यादा मरे। जो खाली पेट रहेगा, भूखे पेट रहेगा तो उसे इम्यूनिटी पावर गिरेगी, इम्यूनिटी पावर गिरेगी तो बीमारी बढ़ेगी। तो एक को कोविड हुआ था, भूखे पेट रहता था, उसका पूरा का पूरा परिवार निपट जाता। तो इसलिए अच्छा भोजन, बिना काम करे हुए बैठे हुए भोजन अच्छा पूरा परिवार कर लेता तो उसे चिंता भी नहीं, टेंशन फ्री आदमी। खाने के लिए तो गवर्नमेंट दे ही रही, जी रसोई के लिए पैसा दे रही, रिक्शा नहीं किसी की चल रहा, उसके खाते में हजार रुपये डाल रही, और खर्चा कुछ है नहीं, बैठे बैठे आदमी। तो ये कहने के लिए तो छोटे छोटे काम थे। लोगों के अकाउंट नहीं खुलते थे, सबके जीरो बैलेंस से खाते खुलवा दिए। आज पैसा प्रधानमंत्री खट से बटन दबाते, सबके खाते में पैसा चला जाता। ये काम तो छोटे, लेकिन 55 साल 56 साल देश की सरकार कांग्रेस करने के बाद उन्होंने एक छोटी छोटी समस्याओं का समाधान। बैंक में कौन जाता था? रईस आदमी जाता। अब बैंक में गरीब आदमी खाता खुलवाने जाए तो उसे 2 गारंटी वाले चाहिए। 2 गारंटी वाले कभी गरीब की गारंटी ले नहीं सकता। मेरी गारंटी लेने के लिए तो 1000 आदमी मिलेंगे, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले का, खोंचा लगाने वाले का, ठेली लगाने वाले का, जूता बनाने वाले का कोई गारंटी नहीं लेने वाला, तो बेचारा खाता नहीं खुलवा सकता। लेकिन जीरो बैलेंस से, बिना गारंटी के सबके खाते खुल गए। आज खाते खुल गए। इसलिए जब माननीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपये गांव में भेजता हूँ तो वहाँ 16 पैसे 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट से चढ़ जाते हैं। जब देश का सर्वोच्च कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति ये बात कह सकता है, लेकिन उस कह रहा है तो वो करेगा कौन? सलूशन कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उस चीज़ का सलूशन ढूंढा और पहली बार में ही वो सलूशन को उन्होंने समस्या का समाधान किया। ऐसे ही थोड़ा हो गया, वो भी कर सकते थे। इच्छा शक्ति, उन्हें लगता है नहीं है कि गरीब का खाता खुल जाए, वो चाहते तो वो भी खाता खुलवा सकते, लेकिन वो कह रहे कि 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ रहे, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं करे। समस्या पैदा ही हो, लोगों की समस्या का समाधान करना ही, मैं कह रहा हूँ, लोगों की समस्या बनना नहीं, लोगों की समस्या का समाधान करना सरकार का काम होता है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व हर पार्टी का एक लीडर होना चाहिए और अच्छा होता। फिर हम लोगों तो पूरे देश के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी, कोई कंपटीटर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। धीरे धीरे सभी, कांग्रेस हो या कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं, धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं, कोई की लीडर नहीं किसी के पास। सर, जब आपने अपनी राजनीतिक जीवन में कदम रखा तो सर आपने भाजपा को ही क्यों अपना साथी या दल माना? किसी और दल के साथ आप क्यों नहीं जुड़े? उसका मुख्य कारण है, मैं माननीय कल्याण सिंह को अपना आदर्श मानता था, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी एक ऐसे ईमानदार लीडर थे। मैं उनके वक्तव्य, उनके भाषण सुनता था जी। जब भी भाषण सुनता था तो उनके जो भाषण सुन के, उनके जो विचार सुन के मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में भ्रष्टाचार इसमें नहीं है और भ्रष्टाचार रहित सरकार चला के देख सकते हैं। 1991 में माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने जी। उसके बाद में राम मंदिर मुद्दा हुआ अयोध्या में। उन्होंने जिस बेबाकी के साथ कहा था, उन्होंने कहा था कि जो भी सरकार
जो विवादित ढांचा गिरा है, उस विवादित ढांचे में हमारे किसी अधिकारी की कोई खता नहीं है, हमारे किसी अधिकारी की कोई इसमें खता नहीं है, ना हमारे किसी लीडर या कार्यकर्ता की कोई खता नहीं है। जो भी गलती हुई है, जो भी कहीं मेरी भी, कहीं उन्होंने कहा था मेरी भी गलती नहीं, यदि सरकार मानती है वो विवादित ढांचा गिर गया, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ये मानी कल्याण सिंह जी ने उस समय कहा था। कौन ऐसा कह सकता है? वो तो कहते थे साहब वहाँ तो पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े लीडर वहाँ पहुँच गए थे। साहब मैं तो यहाँ पर अयोध्या से लखनऊ में बैठा था, मैं तो अपने कार्यालय में था, लखनऊ में था, मेरी क्या गलती साहब, वहाँ अधिकारी मैंने सब लगा रखे थे। लेकिन उन्होंने कहा विवादित ढांचा गिरा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ना इसमें हमारे किसी पार्टी के कार्यकर्ता, ना हमारे किसी नेता, ना हमारा कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। जो भी दोष है तो मेरा। मैंने गोली न चलाने का आदेश दिया था कि गोली न चलाई जाए और वहाँ विवादित ढांचा बचाया जाए। नहीं बचा तो इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो भी सज़ा देनी मुझे दीजिए। तो मुझे लगा कि ऐसी पार्टी में जो ऐसे नेता लोग हैं और ऐसी विचारधारा रखते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को भी सेव रख रहे हैं, अपने लीडरों को भी सेव कर रहे हैं, और अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी सेव कर रहे हैं, तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कहती है सो करती है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। सर इतना लंबा राजनीतिक जीवन अब आपका भी हो चुका है, तो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में आपका कोई खास मोमेंट या पल जिसे आप आज भी याद करते हैं तो आपको खुशी होती है कि मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा रहा और ऐसे लोगों के साथ काम किया? नहीं, मुझे गर्व होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के हमारे प्रधानमंत्री और हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। पहले माननीय कल्याण सिंह जी का मैं अपना आदर्श मानता था, आज भी मानता हूँ कि उनका जो मैं बाकी एक बात में बहुत नज़दीक रहा हूँ, और नज़दीकी से उन्हें हमें संरक्षण दिया और मुझे बताया ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से उन्होंने सरकार उत्तर प्रदेश की चलाई। 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, एक बार भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी हो, चाहे मीडिया से हो चाहे कोई भी या अधिकारी हो कर्मचारी, कोई माननीय कल्याण सिंह की कोई बुराई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार का एक पैसे का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे व्यक्तित्व हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे विश्व का हो, कोई भी किसी तरह से आरोप नहीं लगा सकता है। तो मुझे इस बात की गर्व होता है कि जो हमारे लीडर हैं, जो हम जिनके नेतृत्व हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने महसूस कर रहे हैं। सर आपके एक्सपीरियंस से आपकी खुद की एक जर्नी रही है राजनीति को लेके, तो सर उससे आने वाले देश में युवा जो राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं या लोग रुचि रख रहे हैं राजनीति को लेके, उन्हें सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति को किस रूप से अपने जीवन में ढालना चाहिए? देखिए, मैं तो नौजवानों से मैं कहता हूँ, मैं तो अपने घर परिवार में भी आज भी मैं अकेला, घर परिवार में आज मैं अकेला ही पॉलिटिक्स में हूँ। हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं जी। मैं किसी को राजनीति में नहीं लाया हूँ जी। और मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, ये कोई वो नहीं है, जॉब नहीं है जी। ये वाकई में इसे ये तपस्या का एक साधन है, तपस्या करने का। इसमें आप बहुत ईमानदारी 24 घंटा आप काम करने की क्षमता रखते हैं, निस्वार्थ से राष्ट्र के लिए समर्पित होके, लोगों के लिए समर्पित होके काम करना चाहते हैं तो राजनीति में आए। लोगों के दुख को दूर करना चाहते हो, लोगों की समस्या को समाधान करना चाहते हो, हर पीड़ित आदमी की मदद करना चाहते हो, राष्ट्र को आगे ले जाने की क्षमता रखते हो, वो तो इस पॉलिटिक्स में आए। अन्यथा जो भी जिस तरह से अपना व्यापार, बिजनेस, नौकरी, जॉब, जिस तरह से देश की सेवा करना चाहता है वो करे। इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ के कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से लोग प्रेरणा लें और वो राजनीति में आए। इतना कर सकते हो, उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उससे वो व्यू लेके चले। धन्यवाद सर। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन और उसकी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है आपके समय के लिए। थैंक यू।